पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में। क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन से हम अन्य संस्कृति के लोगों से मिलते जुलते हैं और इस मिलने के क्रम में हमारे अंदर संस्कृति, स्वीकृति और सहिष्णुता विकसित होती है। इससे हम लोगों के प्रति, या यूँ कहें कि जो अनुभव होती है, जो प्रतिभा होती है, जो विचार होती है, इनके प्रति ओपन माइंडेडनेस लोग बनते हैं। लोगों का क्रिएशन, जो थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है, वो ब्रॉड मेंटालिटी होती है, उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है। और ग्लोबलाइजेशन के आयाम के तहत क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन काफ़ी हद से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। या हम यूँ कहें कि भारत के भी कई युवा साथी हमारे हर साल विदेशों में जाते हैं, जो क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम से, जो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से। तो इसी से मिलते जुलते विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे और हमारे साथ इस दूरदर्शन के खूबसूरत कैंपस में मौजूद हैं आर्यन कुमार। तो इसी के साथ आर्यन जी, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे दूरदर्शन में। और सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी प्रोफाइल क्या है उस बारे में जानना चाहेंगे, और आपकी पढ़ाई क्या हो रही है। तो नमस्कार सभी को, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम आर्यन हुआ और मैं पटना का निवासी हूं। और मेरी पढ़ाई की जहां तक बात है तो मैंने 10th तक की पढ़ाई रेड कारपेट हाई स्कूल से किया है और 11-12 लोयला हाई स्कूल से। और करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट एट पटना कॉलेज। पढ़ाई में बचपन में तो मतलब अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में गए ऊपर का डब्बा खाली होता गया। इतना खाली हो गया कि आई एम नॉट प्राउड टू शेयर, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि हम 11th में फेल हो गए थे। तो ऑफ कोर्स ताना तो सुनने को मिलेगा कि और जाओ किलकारी, पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। खुद पे भी सेल्फ डाउट हो गया था कि क्या सच में किलकारी जाने से क्या पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। लेकिन कब वो ताना धीरे धीरे तारीफ में बदल गया पता ही नहीं चला। आई रिमेंबर कि एक बार किसी रिपोर्टर ने मेरे से किसी चीज़ पे रिव्यू लिया था और उन्होंने कहा था कि रिव्यू के लास्ट में मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। और उस नाम के लिए लिटरली हम अगले दिन जाके जितना पेपर्स होता है सारा पेपर्स खरीद लिए और जाके उस नाम को खोज रहे थे और हमको नाम नहीं मिला था। एंड सी आज हम बैठ के आपके साथ इंटरव्यू शूट करवा रहे हैं। तो विद टाइम थिंग्स चेंजेस। तो और अपने कुछ अचीवमेंट्स की हम बात करेंगे। तो फिल्म मेकिंग में मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि हाँ हम इस लाइन को जारी रख सकते हैं। जैसे कि भोपाल में एक फिल्म मेरी सिलेक्ट हुई थी जिसके लिए हमको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में। और एक लाइफ चेंजिंग और सबसे रिमार्केबल जो अचीवमेंट है वो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी गोवा। वहाँ पे 2021 में मेरा सिलेक्शन एज अ 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, पूरे इंडिया से 75 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उसमें सबसे यंगेस्ट हम थे, जिसको यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला श्री अनुराग ठाकुर जी से। तो वो मेरे लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी था। फ्री में फ़्लाइट में जाना, वहाँ पे पूरा एकोमोडेशंस, पेपर में नाम, न्यूज़, वो बहुत एक्साइटिंग था। और उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया मेरे करियर में। लोग अभी भी उस अवार्ड के कारण हमको रिकॉग्नाइज करते हैं। आपका चयन हुआ है ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम में। तो हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या है यह ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम, और थोड़ा हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं कि कितने लोगों का चयन हुआ है अपने भारत से। और फिर चयन प्रोसेस तो हम आपसे जानेंगे। फिलहाल यह ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम क्या है? ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम जो है एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है एक सेमेस्टर के लिए, जो कि पूरे दुनिया से युवाओं को अमेरिका बुलाती है, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कंट्रीज से, और उनको अमेरिकन एक्सपोजर देती है। और साथ ही साथ एक कल्चरल डाइवर्सिटी, एक वहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को इमर्स करते हैं वहाँ के डिफरेंट कल्चरल थिंग्स में। और ये जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है ये यूएस गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। द ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा फंडेड है पूरा 100%। और इसको वर्ल्ड लर्निंग देखती है। और ये वर्ल्ड लर्निंग क्या है? तो वर्ल्ड लर्निंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका बेस्ड, जो कि बाहर के युवाओं को अमेरिका बुला के जो सारा प्रोसेस होता है उसको वो देखती है। आपको बता दें कि अभी तक
2008 से अभी तक 2500 युवाओं को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अमेरिकन एक्सचेंज एक्सपीरियंस मिल चुका है और हमको काफ़ी लेट पता चला और अभी हमको मिलने जा रहा है। और इसमें जो है लगभग 60 कंट्रीज से 2 पार्टिसिपेंट्स, 3 पार्टिसिपेंट्स, 120, 150 पार्टिसिपेंट्स हर साल सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन की प्रक्रिया पे हम बात करेंगे। इंडिया से इस साल टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से कि 3 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी मतलब जो फॉल सेमेस्टर होता है अगस्त में जो जाना होता है उसमें जाके आ चुके हैं। और अभी स्प्रिंग सेमेस्टर जो है, जो कि जनवरी से स्टार्ट होना है, इसमें 2 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक हम है और एक गुजरात की अनवी है जो कि लॉ स्टूडेंट है। और हम मास कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग के लिए सेंट्रल मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी यूएसए में हम जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो आपने मेंशन किया शुरू में ही कि किलकारी से आप जुड़े थे, तो किलकारी से आप कब से जुड़े? और ये जो किलकारी जो आया शब्द आपके जवाब में, तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि किलकारी का किस तरह का कोऑपरेशन रहा आपके इस सिलेक्शन पूरी प्रक्रिया में? तो किलकारी का मतलब ही होता है खिलखिलाहट, और आप किलकारी का नाम सुनते ही हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। तो किलकारी के बारे में बताना अगर शुरू करें तो मतलब एक एपिसोड शायद कम पड़ जाए। तो स्टार्ट करेंगे कि हम किलकारी से जुड़े कैसे। तो जब हम 8th क्लास में थे तो हमें एक ट्यूशन में पढ़ते थे जहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था। हम हमेशा से उस फ्रेंड को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते थे, लेकिन इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता उसको अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। उसका नाम रणवीर है। तो वो मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ता था और उस समय तक हमको ये किलकारी और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सबसे कुछ मतलब नहीं था। मतलब वही नॉर्मल स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, जो सब्जेक्ट था वो पढ़ाई करते थे। तो वो जो मेरा दोस्त था वो बताया कि किलकारी से वाटर पार्क लेके जाया जा रहा है। तो हम तो कभी वाटर पार्क गए नहीं, हम उसको रिक्वेस्ट किए कि चलो हमको भी चलना है। तो वो हमको किलकारी लेके गया और किलकारी में घुसते ही मतलब लगा कि अरे यार ये कौन सा दुनिया आ गया है, मतलब एकदम सपनों का दुनिया है। इधर से घुसो उधर निकल जाओ, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का हरियाली है, मतलब है तो वो सरकारी लेकिन इतना क्लीन, और मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट एक सपनों की दुनिया जैसा था। मतलब नाम भी वहाँ पे, जैसे मीटिंग रूम का नाम वहाँ पे माथा पच्ची, नाटक रूम का नाम वहाँ पे झीझिर कोना, मतलब इतना वो एक्साइटिंग फैसिनेटिंग था कि लगा कि नहीं यार यहाँ तो आना पड़ेगा। तो फिर जैसे तैसे वहाँ पे हम एडमिशन लिए। समर कैंप वहाँ पे चल रहा था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स था, मतलब 35 सब्जेक्ट्स के आसपास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम उस समय वहाँ पे साइंस और सिंगिंग चूज़ किए और समर कैंप में हम सीखे। 15 दिन का कुछ वर्कशॉप था और समर कैंप के एंड में जो है शो किए हम सिंगिंग का ग्रुप में। और हमको याद है मेरे फादर देखने आए थे और वो ग्रुप में वो हमको खोज भी नहीं पाए थे कि इतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप था। तो उसके बाद फिर हम नहीं जा पाए, 1 साल फिर ड्रॉप ले लिए। 1 साल मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था। फिर उसके बाद फिर से हम किलकारी ज्वाइन किए और इस बार हम थिएटर स्टार्ट किए। और थिएटर हमको बहुत हेल्प किया, मतलब एक्चुअली में बहुत हेल्प किया। मतलब हम बहुत अच्छे एक्टर तो नहीं है, लेकिन थिएटर का जो एक्सरसाइजेस होता है, जो इम्प्रोवाइजेशन वर्क होता है, जो वहाँ पे जो प्रैक्टिस जो करवाया जाता है, जो सिचुएशन वर्क्स होता है, वो हमारा जो क्रिएटिविटी होता है उसको, स्किल्स को बहुत बढ़ावा देता है। तो थिएटर करते करते हम बहुत सारे शोज़ भी किए, मतलब लाइक दिल्ली में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, मतलब एक्सपोजर मिल रहा था। फिर किलकारी में क्या है कि सबको सब कुछ करने का मौका दिया जाता है, एक्सपोजर सबको दिया जाता है। तो एक बार जो है एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हुआ 8 दिनों का, जो कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा के हेल्प से जो है किलकारी में फिल्म मेकिंग वर्कशॉप करवाया गया। और हमको ज़बरदस्ती उसमें जाके बैठा दिया गया क्योंकि हम बहुत छोटे थे और भीड़ के हम बस वहाँ पे हिस्सा थे। मतलब हमको कोई पहचान भी नहीं रहा था और मतलब हमको कोई याद भी नहीं हुआ किसी को कि हम वो वर्कशॉप किए भी थे। और हमको बहुत बोरिंग लगता था, हम जाके ऐसे बैठे रहते थे। हम वर्कशॉप करने सच बताया तो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे जो वर्कशॉप कर रहा था उसको फ्री में खिलाया जा रहा था, खाना खिलाया जा रहा था, अच्छा बैग्स, डायरीज, पेन, सर्टिफिकेट्स। तो इसका जो एक ग्रीड होता है उस लालच में हम जाके वो वर्कशॉप करने लगे। फिर थोड़ा शुरू में बोर हुए, लेकिन फिर बैठे बैठे बिहाइंड द सीन वीडियो जो होता है वो दिखाया गया, तो वो हमको काफ़ी मतलब इंगेज किया। फिर हमको लगा कि अरे यार कुछ तो है इसमें। तो फिर हम उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। फिर फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप के लास्ट में जो है सबको फिल्म्स बनाना था। तो क्योंकि हम छोटे थे और थिएटर बैकग्राउंड से थे तो हमको एक फिल्म में एक्टिंग करवा दिया वो लोग। हम कैमरा यूज़ करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे थे तो हमको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे अंदर ना एक इंटरेस्ट उस समय आ गया कि नहीं यार इसमें तो हमको कुछ करना है, एडिटिंग हमको करना है। तो हम एक दिमाग लगाए। हम जो है अपने एक सीनियर थे अभिषेक भैया जो थे, तो उनको देखे फ़ोन में वो कुछ एडिट कर रहे थे, काइंड मास्टर करके जो ऐप आता है, तो हम वो ऐप अपने फ़ोन में ले लिए। उसके बाद हम जो मिलता था वो शूट कर लेते थे, और उसको खुद से ही एडिट करने का, कंपाइल करने का कोशिश करते थे। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में वो अच्छा नहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा मेरा स्किल बढ़ता गया।
तो किलकारी में एक फिल्म फेस्टिवल करवाया गया, चीची फिल्म फेस्टिवल। तो हम एक शॉर्ट फिल्म बनाए जिसमें किलकारी में एक आंटी थी जो कि काम करती थी और उनका पैसा चोरी हो गया था। तो सब बच्चों ने मिलके उनके पैसे को मतलब कलेक्ट किया, सबसे डोनेशन लेके, और उनको हेल्प किया। तो इस कहानी को हम पोर्ट्रे किए उस फिल्म के माध्यम से, और वो फिल्म उस फेस्टिवल में भेजी और 11,000 रुपये वो जीत गया। तो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद स्किल हम कंटिन्यू करता गए। अगर सिंपल लाइन में समझाए तो मतलब हम लोग किसी के घर जाते हैं तो वो हमको खाना परोस के देता है, बहुत अच्छा से खाना देता है। तो किलकारी जो है वो डायरेक्टली खाना नहीं परोसता है, वो खाना बनाना सिखा देता है। और खाना बनाना सिखा दिया तो फिर तो आपको जो अच्छा लगा है, मतलब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपको जो करना है करते जाइए। तो किलकारी हम लोग को इस तरीके से नर्चर कर दिया कि अब हम लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इतना क्रिएटिव, इतना रचनात्मक किलकारी ने आपको बनाया, इतने सारे इम्प्रोविजन्स आप में किए। और तो इसी के साथ थोड़ा हम बातचीत करेंगे ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के बारे में, कि यह जो पूरा जो प्रोग्राम था कैसे पता चला। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, गूगल है, तो हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी, बहुत सारी रैंडम चीज़ें भी सर्च करते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो मोटिवेशन था, या ऐसा भी कुछ होता है, ये आपको कहाँ से पता चला और कितना वक्त लगा इस स्कॉलरशिप को पाने में? चूँकि ये फुली फंडेड है, विच इज़ अ मतलब द वेरी बिग थिंग। तो कितना वक्त लगा इन सारे रिसर्च को करने में? ऐसे तो गूगल पे मतलब सर्च करने बैठे तो पूरा दुनिया है हमारे सामने, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? तो असल में एक बार जब हम किलकारी गए तो हम वहाँ पे किसी एक सीनियर को देखे जो कि जापान से आए थे। तो हम उनसे थोड़ा सा पूछे तो पता चला कि वो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गए थे। तब हमको पता चला कि हाँ, ऐसा कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है। तो फिर हम सर्च करना स्टार्ट किए। तो बहुत फिगर आउट करने के बाद मतलब ये गलती से हमको मिल गया ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसके बारे में जब हम जानकारी लिए तो पता चला कि ये फुल्ली फंडेड है, मतलब इसमें 1 रुपये नहीं लगा है। जो लग रहा है हमको अपना एक एप्लीकेशन लिखना है, जो कि SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लिखना होता है। तो फिर हम उसके बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब आराम से बैठ गए अपना SOP लिखने के लिए। ऑफ कोर्स हम कुछ एलुमनाइज का भी हेल्प लिए जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इसमें। तो फिर हम जो है ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के बारे में पता चला हमको। तो देखे कि ये फुल्ली फंडेड है, मतलब पूरा ट्रिप स्पॉन्सर है, टिकट विकेट सब कुछ, वीज़ा सब कुछ स्पॉन्सर है, बस हमको चले जाना है और एक्सपीरियंस करके आ जाना है। तो फिर हम SOP लिखना स्टार्ट किए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में 5-7 क्वेश्चंस होता है, और उस 5-7 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका मतलब ये पूरा प्रोग्राम में सिलेक्शन, मतलब 90% सिलेक्शन मतलब बेस्ट होता है। तो फिर हम ऑफकोर्स उस आंसर्स लिखना वो बहुत आसान नहीं होता है, 700 वर्ड में उस आंसर्स को लिखना होता है। तो फिर हम कुछ एलुमनाइज के हेल्प पे हम उस आंसर्स को लिखना स्टार्ट किए, रिफ्रेज करना स्टार्ट किए। और किलकारी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अपने कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके उसको हम जमा कर दिए। सबमिट करके उसको हम भूल गए, और मतलब 3 महीने बाद मेरे पास ईमेल आता है कि मतलब मेरा एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है। मतलब उसके बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे यार। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है, मतलब जाके टॉफिल एग्ज़ाम देना होता है, टॉफिल एग्ज़ाम दिए। फिर जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दिए। वीज़ा इंटरव्यू होता है, वो दिए। मेडिकल प्रोसेस होता है, वो सब कुछ दिए। और फाइनली जाके फिर टिकट्स आया, फिर जो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, मतलब 1 साल का जो ये पूरा प्रोसेस था, वो पूरा पेशेंस टेस्टिंग प्रोसेस जिसको कह सकते हैं, कि हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि हाँ, मतलब सामने वाला कैंडिडेट में वो कैलिबर है या नहीं, कि वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। और फाइनली अब हम जा रहे हैं कुछ दिनों में। जी, हम सभी जानते हैं कि फ़ॉरेन की पढ़ाई के लिए GRE GMAT भी देना पड़ता है, अगर हम हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो। और इसके साथ ही जो कंपलसरी जो एग्ज़ाम होता है, वो आइल्स होता है या फिर टोफिल होता है। तो आप कर रहे हैं UG, आपने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं पास किया है, तो आपको कैसे इन सारी चीज़ों की जानकारी मिली? या टोफिल जो आपने क्रैक किया, तो बिहार में रह कर के आपने कोई मॉक टेस्ट लिया या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन किया? कैसे आपने टोफिल कैसे निकाला? तो जैसा कि आपने कहा कि बाहर पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो हाँ, तो कोई भी अमेरिका या फिर कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको इंग्लिश एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि टॉफिल है, IELTS है। बेसिकली हमको भी ये सब नहीं पता था। लेकिन जब मेरा एप्लीकेशन सिलेक्शन हो गया तो जो हमको ईमेल आया उसमें लिखा था कि हमको जो है आगे प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए हमको टॉफिल एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको भी टॉफिल एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मेरा एप्लीकेशन सिलेक्शन हुआ, जब ईमेल आया, तो पता चला कि हमको टॉफिल एग्ज़ाम देना होगा, और उसको पास किए बिना हम नहीं जा सकते हैं US। तो हम काफ़ी डरे हुए थे कि यार मतलब टॉफिल एग्ज़ाम कितना हार्ड होगा, कैसे देंगे। तो पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च किए, तो पता चला कि उसका फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज होता है। तो फिर उसके बाद मतलब उसके प्रिपरेशन के लिए मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, मतलब हमको लगता है सिर्फ 10 दिन था मेरे पास, और हमको 10 दिन में अपॉइंट
असाइनमेंट भी हमको 30 मार्क्स का each सेक्शन होता है और टोटल 120 मार्क्स होता है और वो सारा पास करना होता है। तो सारा का प्रैक्टिस किए हम, एक हफ्ता कंटिन्यू, मतलब फुल टाइम दिन रात हम लैपटॉप खोल के बैठे रहते थे, टेस्ट प्रैक्टिस करते थे। और जब हम रांची में जब एग्ज़ाम देने गए तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि मतलब वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि अगर हम ये कर दिए तो हम डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। फिर वहाँ पे वो एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे हम बैठे, माइक वाइक लगाए, हेडफोन लगाए, मतलब काफ़ी नर्वस थे, अरे यार मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हो, माइक नहीं ख़राब हो जाए, हेडफोन नहीं ख़राब हो जाए। फिर सारा सेक्शंस का एग्ज़ाम दिए, मतलब इंग्लिश का पैराग्राफ्स होता है, उसको पढ़ के विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर्स का जवाब देना होता है। लिसनिंग के लिए आपको मतलब वो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन क्लासरूम्स का ऑडियो सुनाया जाता है अमेरिकन एक्सेंट में, जिसको समझना कितना मुश्किल होता है, मतलब बिहार और मतलब इंडिया के लोगों के लिए जिनका नेटिव लैंग्वेज मतलब वो इंग्लिश नहीं है, उसको समझ के तुरंत मतलब हमको आंसर्स लिखना है। फिर जो भी सुन रहे हैं उसको समराइज करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अचानक से टॉपिक दे दिए, 30 सेकेंड में उस टॉपिक के बारे में सोचना है और फिर 1 मिनट उस टॉपिक के बारे में बोलना है। तो मतलब यार काफ़ी चैलेंजिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा और फाइनली मतलब हम घबराए हुए थे यार, मतलब अच्छा हो और फाइनली मतलब पास कर गए, अच्छे नंबर से इनफैक्ट पास किए। और फिर मतलब एक कदम और आगे हम बढ़ गए इस प्रोसेस में। फॉरेन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि यूएस का वीज़ा कितना टफ होता है, और आप इतनी छोटी उम्र में आप जा रहे हैं अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। तो आप हमें यह बताएं कि यह जो वीज़ा वाला जो पूरा जो प्रोसेस था, ये कितना चैलेंजिंग था और कितना टफ था ये वीज़ा प्रोग्राम। इस प्रोसेस में मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, एप्लीकेशन सिलेक्शन हो जाने के बाद, टॉफिल एग्ज़ाम दे देने के बाद, मेडिकल प्रोसेस सब कुछ हो जाने के बाद, लास्ट में आता है वीज़ा। मतलब पूरा सब कुछ हो जाए, 99% चीज़ें कंप्लीट हो जाए और वो वीज़ा अगर मतलब क्वालिफाई नहीं हो, वीज़ा इंटरव्यू नहीं पास करते हैं तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ऑफकोर्स डर तो लगता है कि हाँ यार वीज़ा कैसे होगा। और मेरे केस में तो सब कुछ मतलब स्पॉन्सरशिप था, तो वीज़ा का जो भी फीस एंड सब कुछ, इवन जो हम टॉफिल एग्ज़ाम दिए वो भी 19,000 के आसपास होता है, वो भी मेरा स्पॉन्सर था। वो सब कुछ वर्ल्ड लर्निंग ने ही प्रोवाइड करवाया। तो वीज़ा के लिए मतलब बहुत सारे तरीके का वीज़ा होता है, F1 वीज़ा, J1 वीज़ा। F1 वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए होता है और मेरे केस में जो था ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए J1 वीज़ा होता है। J1 वीज़ा का कंडीशन ये होता है कि आप 6 महीने के लिए या फिर जितने भी दिन के लिए आप एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हो, आपको प्रोग्राम कंप्लीट करके इंडिया वापस आना है, आपको अपने कंट्री में वापस आना है और 2 साल तक आपको अपने कंट्री में रहना है, उसके बाद ही आप यूएस दोबारा जा सकते हो। तो ये हो गया कंडीशन J1 वीज़ा का। जो हम J1 वीज़ा के लिए जब हम गए तो मतलब पहले तो एक दिन पहले हम चले गए कि हाँ थोड़ा सा वो एरिया का होता है ना कि जाके मुआयना लेना कि हाँ कैसा है सब कुछ। तो मतलब जब हम गेट पे गए तो गार्ड हमको भगा दिया, मतलब हमको और मेरे भैया को भगा दिया कि नहीं आप नहीं खड़े हो सकते हैं, आप नहीं खड़े हो सकते हैं, फोटो नहीं ले सकते। मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल सब कुछ, मतलब काफ़ी वो मतलब होता है ना, डरा देता है वो लोग पहले ही यार कि अरे यार अगले दिन हमको आना है, कैसे करेंगे। फिर अगले दिन गए, लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद मतलब तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया डॉक्यूमेंटेशन का, मेरे पास अपॉइंटमेंट रिसिप्ट नहीं था क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट भी जो होता है मतलब यूएस एम्बेसी सेट किया था। तो फिर हम ईमेल दिखाए उन लोगों को, तो उन लोगों को पता चला कि मेरा थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। तो वो लोग हमको एक येलो कार्ड दिए जिससे हमको फिर लाइन में नहीं लगना पड़ा, जाके सीधे काउंटर पे गए। और काउंटर पे एक फॉरेनर थी जिन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, किसने स्पॉन्सर किया। और वो भी काफ़ी खुश हुई, मतलब कि हम इतने छोटे हैं और मतलब J1 वीज़ा लेके हम जा रहे हैं इतने दिनों के लिए। फिर वो जब बोली कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एकदम लगा कि यार चिल्लाते हैं एक बार जोर से, ये मतलब फाइनली आई डिड इट। तो उसके बाद फिर बाहर आए, उसके बाद फिर हम सबको हल्ला कर दिए कि अब हम जा रहे हैं, अब सब कुछ फाइनल हो गया। आपकी जो जवाब देने की एनर्जी है, मैं वाकई अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपकी खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। और चूँकि हमने वीज़ा प्रोसेस पर बात कर लिया, हमने टोफल पर बात कर ली, हमने आइल्स पर बात कर लिया, तो एक जो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होता है वो क्या है? ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें सिखाया जाता है? यह हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ये जो 1 साल का जो लंबा सा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका ये प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सबसे लास्ट स्टेज है। मतलब इसमें हमको कुछ पास नहीं करना है, मतलब ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। ये है कि मेरा एक तरह से प्रिपरेशन, जैसे कि नाम ही है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, जाने के पहले हमारा एक ओरिएंटेशन होता है। तो ये जो है हमारी जो यूएस एम्बेसी जो हमको कोऑर्डिनेट कर रही होती है, मेरे केस में कोलकाता एम्बेसी हमको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और आपको जब हम गए थे तो वहाँ पे लोग हमको पहले से ही जानते थे, वहाँ की जो पूरी ऑफिस की जो टीम थी वो हमको पहले से ही जानती थी। मतलब
they were all like कि अरे यू आर आर्यन, प्लीज़ वेलकम। मतलब सबको मेरे पास मेरा लेटर पहले से उनके पास था, तो काफ़ी एक्साइटिंग था। वहाँ पे हम बैठे, फिर हम सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, हम अपने बारे में बताया, उन्होंने बताया कि अब हम उनके प्रोग्राम के हम एलुमनाई हो चुके हैं, अब हम आने वाले टाइम में हम ऐसे प्रोग्राम्स के लिए लोगों को हम नॉमिनेट कर सकते हैं, बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ये पावर अब मेरे अंदर आ जाएगा। और प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में बेसिकली वो बताते हैं जाने के पहले आपको क्या क्या पैकिंग करना है, आपका गाइडलाइंस, ट्रैवलिंग गाइडलाइंस, क्योंकि इतना लंबा फ्लाइट है, मतलब पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू दोहा, दोहा टू डैलास, डैलास टू कोलंबिया, कोलंबिया टू मिजूरी, मतलब इतना हेक्टिक फ्लाइट में कैसे सर्वाइव करना है, वो भी अकेले हमको जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। वहाँ पे जाने के बाद आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, फ़ोन कॉल्स, ATM, डेबिट कार्ड, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मतलब आफ्टर मतलब वो यूएस जाने के लिए पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं कि किस तरीके से आप फुल्ली प्रिपेयर्ड एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन सकते हो, और जहाँ जो कि आप वहाँ पे जाके सरवाइव कर सकते हो। तो आर्यन जी, इसी के साथ हम आपसे एक आखिरी सवाल यह करना चाहेंगे कि आप इतने सारे वहाँ पर आयाम, इतनी पॉलिसीज़, इतनी व्यापक चीज़ें आप वहाँ से सीख कर आएंगे, तो यहाँ अपने देश में आकर, क्योंकि देखिए फाइनली तो यही इम्पॉर्टेंट है कि इतनी सारी चीज़ें सीख कर आप जब आएंगे अपने देश में वापस, तो आप किस तरीके से इसे सोसाइटी में देंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लर्निंग्स को यहाँ अपने देश में, अपने बिहार में? सबसे पहले तो जैसे कि आपने शुरू में ही मेंशन किया, तो ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जाने से क्या फ़ायदा होता है, हम उस पर पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जाने से क्या होता है कि आप अलग अलग कल्चरल पॉइंट के लोगों के साथ आप रहते हो, और उन किसी एक विषय पे, किसी एक टॉपिक पे उनके विचार जानते हो, उनका पर्सपेक्टिव जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपका भी जो एक हॉरिजन होता है जो थिंकिंग का, वो बढ़ता है, आपके अंदर अडेप्टिबिलिटी आता है, मतलब आप दूसरे कल्चर में जाके आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें डेवलप हो रही है। और ऑफकोर्स एजुकेशन बैकग्राउंड से बात करें तो हम अमेरिकन एजुकेशन से एक्सपोजर लेंगे, वहाँ के प्रोफेसर से पढ़ेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोगों के साथ हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पे आके कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्योंकि हम ऑलरेडी फिल्म मेकिंग करते हैं, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मीडियम है कि हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, लोगों को विजुअल मीडियम बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जो भी हम वहाँ पे सीख रहे हैं, पहले तो आके उसको पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिल्म मेकिंग में जो भी हम वहाँ पे सीखेंगे, जो इन हैंड एक्सपीरियंस, जो कि हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको आके इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी मैसेजेस हैं उसको आके हम यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। एक हम बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में जो है जेंडर साइंस बहुत बाइनरी है, मतलब हम रोड पे, मॉल्स में और कहीं भी जाते हैं तो हम मेल और फीमेल देखते हैं, मतलब बाकी जेंडर्स को देखते हैं तो हम उसको मतलब ओवर रिएक्ट और मतलब टॉलरेंट नहीं है। तो इस चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि मतलब हमने फिल्म्स के माध्यम से इसको जो है थोड़ा सा सेंसिटाइज करें और टॉलरेंट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम सीखे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ये कारवां चलता रहना चाहिए। तो जैसे हमको किसी ने गाइड किया और हम इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, वैसे हम भी किसी को गाइड करेंगे और वो भी इस प्रोग्राम में जाए, और सबको ये मौका मिले, सबको अपॉर्चुनिटी मिले। सक्सेस हमेशा समूह में मिलता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। चूँकि वक्त की सीमा है और हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो आर्यन जी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने फ्रेंड्स और हम अपने युवाओं को यही सजेशन देंगे कि अगर आपको ऐसे प्रोग्राम्स में जाना है तो आप जो है मतलब एक ही चीज़ को फॉलो करो कि आप पेशेंस के साथ अपना सारा काम करो। पेशेंस के साथ आप काम करोगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आप उस गलती से कुछ सीख ले रहे हो तो फिर वो गलती नहीं रह जाता है। दर्शकों, इस तरीके से हमने आर्यन से जाना कि परसिवरेंस इज द की टू द सक्सेस। वाकई में एक जो स्टूडेंट जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं पास आउट किया है, इन्होंने अपने बलबूते पर पूरे 1 साल की रिसर्च के दौरान SOP लिखा, टोफल दिया, आइल्स क्रैक किया और फिर ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम में ये अमेरिका जा रहे हैं अपने सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि हमने यह जो सारी बातचीत की कि किस तरीके से अपने सारे नॉलेज को, अपने सारे जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाए, इन सारी की जानकारी के माध्यम से ये आने वाली जनरेशन को भी यह नॉलेज प्रदान करेंगे। और उम्मीद है कि इनके माध्यम से हर कोई इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एक्साइटेड रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। उम्मीद है कि ये सारी परिचर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ इसी दूरदर्शन के खूबसूरत कैंपस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे DD बिहार। नमस्कार।